Okay, friends, welcome back to our channel. Mindset is Magic. Now we are starting with the ninth chapter, environmental management. Okay, okay, we have done with the two, three chapters, six, seven, and eight. Okay, now we are starting with the ninth chapter of the Maharashtra State Board. Okay, ninth standard environmental management. Okay, लेट्स स्टार्ट बट फर्स्ट मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि एनवायरनमेंट मतलब आप लोग क्या समझते हो। ठीक है कि एनवायरनमेंट आपके नजरिए से एनवायरनमेंट होता क्या है, एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बेसिकली बता दूं कि एनवायरनमेंट जो होता है, जो आपके आजू बाजू चीजें हो रही हैं, ठीक है, जो आपके सराउंडिंग में जो भी आपका एनवायरनमेंट है, जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारा स्कूल हमारे एक एनवायरनमेंट है, स्कूल में एक एनवायरनमेंट मिलता है हमें अलग। ठीक है, और हमारा घर हमारा अलग एनवायरनमेंट होता है, समझ रहे हो आप। स्कूल में हमारे दोस्त जो होते हैं वो हमारा एनवायरनमेंट होता है, वहां पे हम मस्ती कर सकते हैं, वहां पे हम खेल कूद जो अपना मन चाहे वो बोल सकते हैं, एक दूसरे को मार सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, बराबर है। लेकिन वही से अगर घर में आ जाते हो आप, तो घर में आपका एनवायरनमेंट अलग हो जाता है, बराबर है। घर में आप मम्मी पापा होते हैं, आपके भाई बहन होते हैं, तो भाई बहन के साथ लड़ सकते हो, लेकिन मम्मी पापा के साथ झगड़ा नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। वहां पे टीचर्स होती है स्कूल में, तो स्कूल टीचर से आपका अलग रिलेशन होता है, स्कूल और घर में आपके पेरेंट्स के साथ आपका अलग रिलेशन होता है। ठीक है, तो दोनों जगह आपका एनवायरनमेंट क्या है, अलग है। ठीक है, एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है हमारे इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड फील्ड में। आप एनवायरनमेंट का मतलब आप समझोगे कि एनवायरनमेंट मतलब होता है कि आपका जो आजू बाजू का नेचर है, मतलब क्लाइमेट है, वेदर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी एनवायरनमेंट में आती है। ठीक है, अब वो एनवायरनमेंट को हमें मैनेज करना है, इसलिए हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि अब हमारे एनवायरनमेंट को कैसे मैनेज करें, और मैनेज करें कैसे उसकी उसका प्रिजर्वेशन करें, कंजर्व करें उसको। ठीक है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा हार्म हो रहा है, आप खुद भी देख सकते हो। ठीक है, हम डे टू डे लाइफ में देख भी रहे हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में कितना प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम की वजह से आज आज हमारा वेदर क्लाइमेट कैसी किस तरह से चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। ओके, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट होता है, लेकिन वो जरूरी क्यों है ये सबको पता होना जरूरी है। ठीक है, तभी हम लोग अपना उस हिसाब से एक्शंस लेंगे, बराबर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, कैन यू रिकॉल हाउ डज द एटमोसफेयर अफेक्ट अवर डेली लाइफ। अब एटमोसफेयर हमारा कैसे अफेक्ट करता है हमारी डेली लाइफ को। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एटमॉस्फेयर हमें जो हमारा जो आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर है, मतलब एटमॉस्फेयर मतलब क्या, जो आपका सन से नीचे जो पार्ट होता है, जैसे क्लाउड वाला पार्ट होता है, उसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। मतलब जहाँ पे हम अभी हमारा जो घर से बाहर निकलोगे आप, जो आपको एयर दिख रही है, उसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलेंगे। ठीक है, आपके आजू बाजू जो भी है एटमॉस्फेयर है। ठीक है? तो वो हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहा है, एक्चुअली हमारी लाइफ को बहुत प्रिजर्व कर रहा है। क्यों बताऊं आपको, क्योंकि वो एटमोसफियर ही है जिसकी वजह से हम लोग सांस ले पा रहे हैं। क्योंकि एटमोसफियर में ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, हमें हमें लाइफ मिल रही है, हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है, तो एटमोसफियर सबसे पहला हमें क्या हो रहा है, हम ब्रीथ कर पा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला इफेक्ट और डेली लाइफ। सेकेंडली, उस एनवायरमेंट उस एटमोसफियर में हमें जो है यूवी रेज जो होती है, सन की जो यूवी रेज, हार्मफुल यूवी रेज से हमें एटमॉस्फेयर बचाता है। ठीक है, सन जो है कहाँ है, स्पेस में है, बराबर। स्पेस से अर्थ तक स्पेस से जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो पूरी लेयर है, वो एटमॉस्फेरिक लेयर है। ठीक है, तो वो जो लेयर लगी हुई है ना, वो यूवी रेज जो हार्मफुल रेज सन से आती है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और हम तक आने नहीं देती है। तो ये सबसे बड़ा जो चीज है, जो भी एक एडवांटेज है एटमॉस्फेयर का हमारी लाइफ में, कि वो हार्मफुल यूवी रेस हमसे आने हमारे तक आने तक बचाती है फ्रॉम द सन। ठीक है, तो ऐसे हमारी एटमॉस्फेयर हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है, जो कि जो कि हमारे लिए एडवांटेजेस में है, ये करता है, बाकी उसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। Forecast about which weather related factors are given during the news bulletins on दूरदर्शन और आकाशवाणी। अब ये दूरदर्शन आकाशवाणी आप पहली बार नाम सुने रहोगे, ठीक है, पहली बार ही सुनोगे, कि आपके जमाने में, अभी के जमाने में ये दूरदर्शन आकाशवाणी चलते ही नहीं है। पहले के जमाने में जब न्यूज चैनल वगैरह नहीं हुआ करता, तो रेडियो चैनल्स पे दूरदर्शन आकाशवाणी या जो छोटी टीवी हुआ करती थी उसमें, इन चैनलों पे मतलब जो हमारा क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट रिलेटेड जो भी फैक्टर्स, वेदर रिलेटेड जो भी फोरकास्ट होता था, उसमें बताया जाता था कि आज के दिन की खबर, आज का दिन का तापमान कैसा होगा, आज के दिन में बारिश कितनी होगी, कहाँ होगी। ठीक है, उन चीजों को हम लोग बोलते हैं फोरकास्ट अबाउट वेदर। ठीक है, तो वो दूरदर्शन आकाशवाणी दिया करते थे। मेनली वो लोग किस चीज के ऊपर बात किया करते थे, विंड के ऊपर,
ठीक है, विंड मतलब हवा कैसी, कहाँ तेज चलने वाली है, थंडर शावर मतलब कहाँ पे बिजली, कौन से एरिया में बिजली ज्यादा होगी, कहाँ पे कम होगी। रेन का स्टेटस कैसा होगा, मतलब कहाँ पे आज ज्यादा बारिश होने वाली है, कौन से एरिया में कम बारिश होने वाली है। फिर उसके बाद टेम्परेचर के ऊपर भी बताया जाता था, जैसे कि आज यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने वाला है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होगा। तो ये सब रिलेटेड फैक्टर दूरदर्शन आकाशवाणी हमें बताया करते थे, फोरकास्ट किया करते थे। ओके, तो आज आज हमें फोरकास्ट तो हर एक मिनट हमारे मोबाइल पे मिल जाता है हमें, बराबर। लेकिन उस जमाने में, पहले जमाने में ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी, इंटरनेट नहीं हुआ करता था, ठीक है। दूरदर्शन आकाशवाणी चैनल हुआ करते थे जो इन चीजों के बारे में हम ह्यूमन मतलब हम जो है नॉर्मल पब्लिक में उस चीज को बताया करते थे, फोरकास्ट किया करते थे। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हम इस एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे वेदर और क्लाइमेट के बारे में। वेदर एंड क्लाइमेट दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं, हमें ऐसा लगता है कि वेदर और क्लाइमेट सेम है, तो ना, नो। वेदर और क्लाइमेट इज वेरी मच डिफरेंस इन बिटवीन देम। ठीक है, आज वो देखेंगे हम लोग। Atmospheric condition at a specific time at a particular place are referred to as weather। क्या है वेदर का मतलब? एटमोस्फेयर का कंडीशन मतलब हमारे आजू बाजू का जो एटमोस्फेयर है उसका कंडीशन कैसा है, कब, एट अ स्पेसिफिक टाइम, कुछ समय के लिए, उस समय के लिए, एट अ पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस का। ठीक है, तो वेदर जो होता है हर प्लेस का टाइम के हिसाब से डिफर करता है। जैसे आज अभी मुंबई में हूं मैं, तो मुंबई के इस इलाके में जहां मैं रह रही हूँ वहां का टेम्परेचर, वहां का वेदर अलग होगा एज कम्पेयर टू आप जहाँ रहते होगे। आप शायद दूसरे स्टेट या फिर दूसरी जगह पे हो गया, मैं मुंबई के कहीं, समझो मैं मुंबई में दादर में रहती हूँ, ठीक है। तो दादर में अगर मैं रहती हूँ तो दादर, और अगर कोई जो इंसान है, आप शायद मुंबई में ही, लेकिन आप शायद चर्च गेट के साइड रहते हो, आप वेस्टर्न लाइन में रहते हो, मैं ईस्टर्न लाइन में, मैं सेंट्रल लाइन में रहती हूँ। तो दोनों टाइम वेदर जो है अलग अलग होगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर प्लेस स्पेसिफिक टाइम का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है वो वेदर हमें बताता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन डिपेंड अपॉन अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो वैरायटी ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वी फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस अवर ओपिनियन अबाउट द वेदर बाय मेकिंग स्टेटमेंट लाइक टुडे इज टू कोल्ड और इट इज वेरी हॉट टुडे। ठीक है, तो ये जो हम लोग बोलते हैं ना, रोज दिन का जो निकलता है, एवरी डे का जो हम लोग जजमेंट लगाते हैं कि आज बहुत ठंडा है, आज बहुत गर्म हो रही है, आज बारिश हो रही है, कल बारिश, आज बारिश बहुत कम हुई। तो ये चीजें हम जो आजकल में बात कर रहे हैं ना, उसको हम लोग वेदर बोलते हैं, उसको हम लोग क्लाइमेट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेदर। जो क्या होता है, एक दिन आज अलग तो कल दूसरा, परसों दूसरा, ऐसा अलग अलग होता रहता है, ठीक है, चेंजेस होता रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेदर। ओके, weather depends upon the prevailing condition of the air. The climate of a particular region is the average of daily readings of various weather-related parameters recorded for several years. Hence, climate is a long-term predominant condition of the atmosphere. देखो सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पता चल गया हमें कि वेदर जो होती है वो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का हम लोग रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करते हैं, तो उसको हम लोग वेदर बोलते हैं। जैसे आज के दिन का, पूरे दिन का जो होगा वो वेदर कहलाया जाएगा। लेकिन आज के दिन का जो भी चेंजेस हुआ, कल भी वो चेंजेस नहीं हो रहा, तो उसको हम लोग क्लाइमेट नहीं बोलते हैं। क्लाइमेट वो होता है कि आपने बहुत दिन तक मतलब एक टाइमलाइन डिसाइड किया कि आज ये पूरा महीना मैं रिकॉर्ड करूंगी ये एरिया में कि आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है, और फिर उसके हिसाब से मैं उसका एवरेज रखूंगी कि नहीं, ये पूरा महीना यहाँ पे ज्यादा गर्मी रही है, ठीक है। तो मैं बोलूंगी, तब मैं क्लेम कर सकती हूँ कि इसका क्लाइमेट इस मंथ में एवरेज 26 to 30 का डिग्री सेल्सियस में घूमता है। तो वो क्या हो गया, मेरा क्लाइमेट हो गया। तो क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म प्रीडोमिनेंट कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो चीज उस एरिया में हमें दिख रही है, वेदर में जो दिख रही है, उसको हम लोग क्लाइमेट का नाम देते हैं। लेकिन हमें जो दिन ब दिन चेंजेस दिखता है उसे हमें वेदर बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पूरे इंडिया में क्लाइमेटिक कंडीशन तीन तरह में बांटी गई है, एक होता है समर, मॉनसून एंड विंटर। ठीक है, तो ये कैसे मिला, ये इसको क्लाइमेट बोलोगे, इसको वेदर नहीं बोलोगे, इसको क्लाइमेट बोलोगे, क्यों? क्योंकि ये प्रीडोमिनेंट मतलब ये बहुत पहले से डिसाइडेड है, पहले से रीडिंग लेके रखा गया है। रीडिंग लेने के बाद अब पता चला है कि नहीं भाई, ये 3 महीना बारिश होनी होनी है, ये 3 महीना इस जगह पे गर्मी रहेगी ही रहेगी। जैसे हमारे मुंबई में आप देखोगे कि अगर आप स्टार्ट करूंगी मैं मई से, मई भी नहीं, मार्च से, तो मार्च अप्रैल मई क्या होगी, फुल गर्मी रहेगी। जून जुलाई अगस्त सितंबर तक हमारी 4 महीना क्या होती है, बारिश होती है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी आपका ये क्या होता है, पूरा
ठंडी होती है, समझ रहे हो आप। तो ये जो 4-4 महीने का ड्यूरेशन हमारे इसको डिसाइड करके रखा है, तो ये कौन किया है, ये क्लाइमेट बोलते हैं हम लोग इसको। ये क्लाइमेटिक कंडीशन हमारा डिसाइड हो चुका है, ठीक है। लेकिन वेदर जो होता है, जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, सबको पता है अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो लेकिन तो भी बारिश नहीं है, आज मैं खुद बोलूंगी कि आज बहुत गर्मी है। क्यों, रीजन क्या है इस गर्मी का, तो ये वेदर है। क्लाइमेट नहीं है, क्लाइमेट हमारा बारिश का चल रहा है, लेकिन आज का वेदर है क्या है, हॉट है। ठीक है, लेकिन कल बारिश हो रही थी, मैं क्या बोलूंगी, कल का क्लाइमेट, क्लाइमेट नहीं, कल का वेदर हॉट था, कल के वेदर में रेन था, आज के वेदर में सनलाइट है, मतलब आज के वेदर में 30 डिग्री सेल्सियस तक चलने वाला है। ठीक है, तो ऐसा होता है, इसको वेदर और क्लाइमेट में आपको डिफरेंस समझना है। ठीक है, अब ये वेदर और क्लाइमेटिक फैक्टर्स के ऊपर चार्ट दिया है कि वेदर रिलेटेड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो फैक्टर्स कौन कौन से जो हमारे वेदर को चेंज करते हैं, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सनलाइट, क्लाउड, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विजिबिलिटी, टेम्परेचर। ठीक है, तो ये अलग अलग फैक्टर्स है जो हमारे वेदर को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर कैसा है एटमॉस्फेयर के ऊपर, सनलाइट, सनलाइट सबसे मेन फैक्टर है कि सनलाइट आ तो रही है तो वो कितनी तेज है, क्या है। आजकल आजकल आप देखोगे हमारे एनवायरनमेंट में सनलाइट की रेज बहुत तेज हो चुकी है, इसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट इफेक्ट हो रहा है उस चीज की वजह से। नेक्स्ट है क्लाउड। ठीक है, तो क्लाउड कैसा, रेनी क्लाउड आने वाला है, कैसा क्लाउड है, ठंडा क्लाउड है, तो उस हिसाब से हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, वेदर चेंज हो जाता है। ह्यूमिडिटी कैसी है, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी है तो हमें ज्यादा गर्मी होने वाली है, ठंडी होने वाली है, रेनफॉल हो रहा है नहीं हो रहा है, विजिबिलिटी है, दिख रहा नहीं दिख रहा, क्या हो रहा है, टेम्परेचर कैसा है, तो ये सब फैक्टर्स है क्लाइमेटिक चेंज के लिए, वेदर रिलेटेड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। अब चेंजेस इन वेदर, अब चेंजेस इन वेदर कैसा होता है, क्या होता है। क्लाइमेट डज नॉट चेंज करने से, मैंने आपको बोला क्लाइमेट क्या होता है, एक फिक्स हो गया कि भाई ये रीडिंग ले चुका है, इतने 3 महीने में 4 महीने में ये चीज ये ही होने वाली है, तो वो क्लाइमेट हो गया। लेकिन वेदर में चेंज होता रहता है, तो क्लाइमेट डज नॉट चेंज कंटिन्यूअसली, क्लाइमेट इज दैट विच रिमेन कॉन्स्टेंट इन अ रीजन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है, समझ रहे हो आप। क्लाइमेट क्या होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है, वेदर फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन। Thus, we see that weather is related to a specific location and specific time, whereas climate is related to longer duration and larger area. ओके, तो लार्जर एरिया के क्लाइमेट होता है और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है। वेरेस वेदर में डिफरेंस आप बोलोगे तो वेदर आप बोलोगे कि वो स्पेसिफिक लोकेशन के लिए और स्पेसिफिक एरिया के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है। ठीक है, चेंजेस इन द वेदर में ऑकर फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वेरेस चेंजेस इन क्लाइमेट टेक्स प्लेस स्लोली ओवर अ मच लॉन्गर ड्यूरेशन। ये पॉइंट्स आप डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर में डाल सकते हो। ठीक है, ये जितने पॉइंट दिखे ना, 3 पॉइंट तीनों डाल सकते हो आप। Climate plays a very important role in our day-to-day life. It influences our basic need like food, clothing and shelter as well as our occupation. ठीक है, तो क्लाइमेट चेंजेस जो हो रहे हैं वो बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि लोगों का ऑक्यूपेशन जो है क्लाइमेट पे डिपेंड करे। जैसे अगर मेरा बिजनेस है छात्रों का, जैसे मेरा मेरा कोई छतरी का दुकान है, जो भी इसका दुकान है, अम्ब्रेला का शॉप है, तो मेरा बिजनेस कब चलेगा, जब बारिश का मौसम आएगा। मौसम मतलब क्या, क्लाइमेट। ठीक है, अगर मेरा वुलन क्लोथ्स का शॉप है, तो मेरा वो शॉप कब चलेगा, जब ठंडी का मौसम आएगा। समझ रहे हो आप। तो ऐसे डिपेंड, ऑक्यूपेशन भी डिपेंड करता है, फूड डिपेंड करता है कि लोग ठंडी में क्या खाना पसंद करते हैं, हम ठंडी में क्या खाना पसंद करते हैं, चाय गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं। वही चीज गर्मी में आप देखोगे तो आइसक्रीम की जो सेल्स है वो बढ़ जाती है। क्लोथिंग डिपेंड कर, अभी मैंने आपको वुलन क्लोथ की बात की, तो वुलन क्लोथ जो होता है ठंडी में ज्यादा बिकता है, वैसे पतले क्लोथ जो होता है, कॉटन क्लोथ कब बिकते हैं, गर्मी में बिकते हैं। तो शेल्टर, शेल्टर भी क्या होता है कि शेल्टर जैसे लोग घर में तो सब रहता ही है, लेकिन शेल्टर इन द सेंस घूमने फिरने जाना हमें होता है, यहाँ से वहां हम ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग कब बढ़ती है, जब बारिश का मौसम, बारिश बोल रही हूँ, अब गर्मी का मौसम, हमारे छुट्टियां पड़ी तब हम ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्लाइमेट जो ये सब चीजों पे इफेक्ट करता है। क्लाइमेट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर एन एग्रीरियन कंट्री लाइक इंडिया। एग्रेरियन कंट्री मतलब क्या, हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, तो गाँव के खेतों में जो खेत जो होते हैं वहां पे हमारा क्लाइमेट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्लाइमेट का फैक्टर बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि वहां पे कैसा होता है कि बारिश नहीं होगी तो खेत, फसलों में पानी नहीं मिलेगा, धूप नहीं आएगी तो फसलें उगेंगी नहीं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें जो हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन, हमारी एग्रेरियन इंडिया को बहुत इफेक्ट करती है। वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर लाइक डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ विंड, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सेट्रा आर कंसिडर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रनवेज, सी पोर्ट, ह्यूज ब्रिज एंड स्काई स्कार्प एक्सेट्रा। तो ये सब जो फैक्टर्स आपको ऊपर दिखे, मैंने ये जो चार्ट बनाया है, तो ये सब चार्ट के बारे में, इसमें जो नीचे जो पूरा पैराग्राफ है उसके बारे में आंसर दिया गया है कि कैसे ये फैक्टर्स हमारे क्लाइमेट कंडीशन के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे इंडिया के लिए, लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डायरेक्शन, स्पीड ऑफ विंड,
स्पीड का, विंड का भाव कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है, तो ये सब चीजें कंसिडर की जाती है कब, कंस्ट्रक्शन करने में, सी पोर्ट्स बनाने में, ठीक है, ह्यूज ब्रिज बना रही हूँ मैं तो वहां पे मुझे बहुत ध्यान देना होता है इन चीजों का, तो बहुत सारी चीजें फैक्टर हो जाती है। विच फैक्टर्स आर अफेक्टेड फेवरेबली और अनफेवरेबली बाय क्लाइमेट। तो क्लाइमेट जो है, सबसे पहले ये जो पॉइंट है यही आएगा आपका, ये जो इन्फ्लुएंस अवर बेसिक नीड लाइक फूड क्लोथिंग शेल्टर एज वेल एज अवर ऑक्यूपेशन। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए आप क्या करोगे, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए मैं क्या करूंगी, वी विल प्लांट ट्रीज, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन को रोकेंगे हम लोग, ठीक है, उसके बाद अर्बनाइजेशन कब करेंगे हम लोग, ठीक है, ताकि वो इंडस्ट्रीज का जो भी पोल्यूशन होता है उसको कम करेंगे हम लोग, ताकि हमारा एनवायरनमेंट अच्छा रहे। और क्लाइमेट का जो चेंजेस इतना रैपिडली हो रहा है, जैसे कि गर्मी में भी, सॉरी, ठंडी में भी आपको बहुत गर्मी लगती है, तो वो जो रीजन है वो बिकॉज ऑफ दी फैक्टर्स जो इफेक्ट कर रही है हमारे क्लाइमेट को, जो उसको चेंज करने पे मजबूर कर रही है, ठीक है। कुछ पहले कुछ और था और अब कुछ और होते जा रहा है, तो उसके पीछे का रीजन यही कि हम उसको हार्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो हमें हार्म कर रही है। समझ रहे हो आप, हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, हम उसको, हम पॉल्यूशन कर रहे हैं, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं, तो इतना पॉल्यूशन हम कर रहे हैं ना कि जिसकी वजह से वो ना चाहते हुए भी हमें इफेक्ट कर रही है, और आगे चल के और करेंगे अगर हमने ऐसे ही चलता रहा तो। ठीक है। नेक्स्ट थिंक एंड डिस्कस, ह्यूमन प्रोग्रेस इज रिलेटेड टू कंडक्टिव क्लाइमेट एंड ज्योग्राफी। ऑब्वियसली बात है, ह्यूमन का जो प्रोग्रेस है वो पूरी तरह रिलेटेड है क्लाइमेट के ऊपर, ठीक है। क्लाइमेट जैसा होगा वैसा हमारा जो है पूरा लाइफ, जो है जो भी लाइफ प्रोसेस जो चल रही है वो उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स हैव डिजाइन अ टाइम शेड्यूल फॉर द लाइफ बेस्ड ऑन अपॉन सेंचुरीज ऑफ क्लाइमेटिक एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली बात है, हमने अपना जो भी डिजाइन किया है टाइम शेड्यूल, वो ऑब्वियस बात है क्लाइमेटिक कंडीशन को देख के डिजाइन किया होता है। जैसे जो अग्रेरियन विलेजेस होते हैं, वहां पे क्या होता है, वहां पे वो लोग क्लाइमेट देख के सी बो करते हैं। जैसे गर्मी में किया तो उनको पता है गर्मी खत्म होने के बाद बारिश आएगी तो उस खेतों को बारिश पानी मिल जाएगा, फिर ठंडी आएगी तो वो उस ठंडी में दोपहर के टाइम पे भी वो ग्रो करेंगे, अच्छा, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे हमारा जो शेड्यूल ऑलरेडी बन चुका है। जैसे हमारे स्कूलों में छुट्टियां कैसे होती हैं, हमारे स्कूल गर्मी में छुट्टियां हमें मिलती है, तो वो शेड्यूल बना, क्योंकि पता है भाई गर्मी होगी बहुत और घर में रहना इंसान को अच्छा लगता है, हम बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं। और गर्मी की छुट्टी में लोग ज्यादा बाहर जाना, मतलब बाहर घूमना एक्चुअली, दूसरे दूसरे कंट्रीज में जाना या फिर और भी जो भी विजिट करना होता है उस समय हम कर सकते हैं, क्योंकि उस समय गर्मी होती है तो स्कूल जाने का मन नहीं करता, पढ़ने का मन नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा शेड्यूल टाइम शेड्यूल हो चुका रहता है बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन एक्सपीरियंस जो हमें सालों साल से चलती आ रही है। साइंटिस्ट वर नेसेसरी टू स्टडी क्लाइमेट एंड व्यू ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ऑब्वियसली साइंटिस्ट चाहते हैं कि हमें पढ़ाई करे, क्योंकि इस चीज का इफेक्ट हमारे एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा हो रहा है। स्पेशल डे, क्या स्पेशल डे, 23 मार्च एज ऑब्जर्वर वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे। ठीक है, मेटेरोलॉजिकल डे क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए, मेटेरोलॉजी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ वेदर इन द लिविंग वर्ल्ड। अभी वेदर का इंपॉर्टेंस क्या है वो देखते हैं, क्लाइमेट का देख ले, वेदर का देख ले। Daily weather as well as long-term climatic conditions influence human lifestyle directly or indirectly. Land, water bodies, plants, and animals collectively form the natural environment on the earth. This environment is responsible for the development of organisms. Obviously बात है कि डेली का जो वेदर है, लॉन्ग टर्म हो शायद शॉर्ट टर्म हो, वो ह्यूमन लाइफस्टाइल को इफेक्ट करेगा ही करेगा। कैसे? लैंड, वाटर बॉडीज, प्लांट्स, एनिमल्स, सब एक नेचुरल एनवायरनमेंट बना रहा है, बाहर का एनवायरनमेंट इन्हीं से बना हुआ है, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। हम डेवलप कर रहे नहीं कर रहे, तो ये चीजें इन चीजों की वजह से ही हो रहा है सारी चीज। द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन हेल्प टू डिटरमाइन द डाइट, क्लोथिंग, हाउसिंग, ऑक्यूपेशन एंड लाइफस्टाइल ऑफ अ पीपल ऑफ दैट रीजन। फॉर एग्जांपल द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइफ ऑफ कश्मीरी एंड राजस्थानी पीपल। अब आप खुद देखोगे कि क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड सारे लोगों का लाइफस्टाइल बन चुका है, मतलब उनका डाइट, उनका क्लोथिंग, उनका हाउसिंग, सब चीजें जो है उनके क्लाइमेट से डिपेंड होती है। जैसे कश्मीर के लोग जो होते हैं और राजस्थानी लोग, आप दोनों में डिफरेंस देखोगे, कश्मीर में 12 मास ठंडी होती है, तो वहां के लोगों ने अपना ऑक्यूपेशन, अपना क्लोथिंग, अपना हाउसिंग उस हिसाब से कर लिया है कि उन्हें पता है भाई यहाँ पे बारिश ठंडी ही रहने वाली है, तो हमें उस हिसाब से कपड़ा पहनना है, उस हिसाब से हमारा ऑक्यूपेशन होना चाहिए, उस हिसाब से हमारा घर होना चाहिए, और उस हिसाब से हमारी डाइट भी होनी चाहिए। वैसे आप राजस्थानी लोगों को देखो जो राजस्थान में रहते हैं, उनका भी कैसे, उनको पता है भाई यहाँ पे 12 मास गर्मी रहने वाली, बारिश होती है लेकिन गर्मी ज्यादा रहने वाली है, ठीक है।
तो उस केस में उन लोगों ने अपना लाइफस्टाइल, अपना घर का जो भी है, डाइट जो भी है, उन्होंने उस हिसाब से अपने आप को ढाल लिया है, समझ रहे हो आप। तो क्लाइमेट ऐसा फैक्टर है जो हर एक रीजन को उस हिसाब से लोगों को बदलने पे मजबूर कर दिया है। साइलेंटी ऑफ मरीन वाटर, इंफॉर्मेशन ऑफ ओशनिक करंट, वाटर साइकिल एक्सेट्रा आर ऑल रिलेटेड टू वेरियस वेदर एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो वाटर का जो भी ओशन रिलेटेड है वो भी क्लाइमेटिक फैक्टर पे बहुत डिपेंड कर, जितना ज्यादा बारिश होगा उतना ज्यादा वाटर करंट बढ़ेगा, जितना ज्यादा बारिश कम होगा फिर उतना ही अपने वाटर 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 का लेवल कम हो जाएगा, वाटर साइकिल जो परफॉर्म हो रही है, सब डिपेंड करता है। वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर ब्रिंग अबाउट द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट में भी उस चीज का इफेक्ट हो जाता है, समझ रहे हो आप। क्लाइमेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन एंड एनरिचमेंट ऑफ सॉइल। ठीक है, तो सॉइल को भी अच्छा बनाने में भी हमारे एनवायरमेंट क्लाइमेट बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। ठीक है, माइक्रोब्स इन द सॉइल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, दिस प्रोसेस डिपेंड अपॉन वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स। ठीक है, आपने अभी जो माइक्रोब वाला चैप्टर पढ़ा उसमें आप देखे रहोगे कि सॉइल में जो माइक्रोब राइजोबियम राइजोबिया जो भी, तो वो सॉइल को फॉर्मेशन करने में कितना हेल्पफुल करती है। और वो भी कब करेंगी, जब उस क्लाइमेटिक कंडीशन उनका अच्छा होगा, फेवरेबल कंडीशन होगा, तभी वो माइक्रोब रिप्रोड्यूस करते हैं। तो वो भी एक तरह से हमारे लिए फैक्टर बन जाता है कि माइक्रोब से अगर हमें काम निकालना है, माइक्रोब सही माइक्रोब्स हमारे लिए काम करें, तो उनको वैसा क्लाइमेट चाहिए। ठीक है, तभी वो लोग रिप्रोड्यूस करेंगे, नहीं मिलेगा तो वो लोग नहीं करेंगे, समझ रहे हो। तो इस तरह से इनको भी इफेक्ट करता है। Thus, it is very clear that study of meteorology is very important from the view of point of human life. Obviously बात है। While us entering the climate of particular region, a review of earlier studies of various aspects of climate is very important. Most countries in the world have established meteorology department for making a recording such observation. These departments have observatories which are equipped with modern instruments and technology. ठीक है, तो अब देख रहे हो क्लाइमेट के बारे में स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो उस उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे कंट्रीज में, बहुत सारी कंट्रीज में, इंडिया में भी मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट बना दिया गया है, जो ये सारा क्लाइमेट का ऑब्जर्वेशन करेंगे और उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आगे का जो भी फ्यूचर है प्रिडिक्शन होता है वो करेंगे और हमें बताते रहेंगे। ठीक है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ प्रेजेंट क्लाइमेटिक कंडीशन एनालाइज विद रेफरेंस टू द पास्ट क्लाइमेटिक कंडीशन, वी कैन प्रेडिक्ट क्लाइमेटिक चेंजेस ऑफ द फ्यूचर। समझ रहे हो आप, अगर हमें प्रेजेंट का पता चल जाए और पास्ट का हमें पता चल जाए, तो उस दोनों को मिला के हम लोग फ्यूचर का प्रेडिक्ट कर सकते हैं। However, as climate is a net result of a complex mixture of various atmospheric factors, forecasting it is very complicated and difficult. ठीक है, तो क्लाइमेट जो होता है वो कैसा होता है, बहुत पूरे एटमॉस्फेरिक बहुत सारी चीजों का फैक्टर का मिक्सचर होता है। तो उसको प्रिडिक्ट करना, फोरकास्ट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। फोरकास्टिंग इज इजी फॉर द प्लेसेस वेयर क्लाइमेटिक कंडीशंस स्लो एंड ऑफ अ लिमिटेड नेचर। ठीक है, तो फोरकास्टिंग वहां आसान होती है जहाँ पे क्लाइमेट इतने ज्यादा नहीं होते, जैसे कश्मीर के साइड में जाओगे तो कश्मीर में हमें पता है भाई वो बारिश वहां पे रिकॉर्डिंग किया तो ठंडी ठंडी मिल रही है। तो वहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन हमें बताने में, फोरकास्ट करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वही केस मुंबई में आप आओगे तो यहाँ का आप फोरकास्टिंग करना आप नहीं कर पाओगे प्रिडिक्ट। ठीक है, मतलब इतना चेंजेस होता है, आज कुछ तो कल कुछ ऐसा। तो उसमें फोरकास्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाउएवर क्लाइमेटिक कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंट रैपिड मेकिंग फोरकास्ट इज वेरी डिफिकल्ट। ये तो क्लाइमेट बहुत फास्ट हो, जैसे आज आज यहाँ पे बहुत बारिश हुई तो कल यहाँ बहुत गर्मी पड़ गई। तो ऐसे केस में प्रेडिक्ट करना, फोरकास्ट करना, फ्यूचर बताना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलो अब मेटलर्जी क्या है उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। The science that studies the interrelationship between the various components of the air, natural cycle, geological movement of the earth and climate is called metallurgy। ठीक है, तो ये स्टेट डेफिनेशन है, आप इसको याद कर लेना कि साइंस ऐसी साइंस जो स्टडी करती है किसके बारे में, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एयर, एयर के बारे में, उनके बीच में जो क्या रिलेशन है, एयर नेचुरल साइकिल जो हमारे पूरे इन जो एटमोसफेयर में चल रही है, जियोलॉजिकल मूवमेंट जो हो रहा है, जो भी पत्थरों का जो भी, माउंटेन्स का जो भी मूवमेंट हो रहा है उसके ऊपर, एंड द क्लाइमेट इज कॉल्ड मेटलर्जी, ये सब की स्टडी करती है। ठीक है, मेटलर्जी इंक्लूड स्टडी ऑफ स्टॉर्म्स, क्लाउड, रेनफॉल, थंडर, लाइटनिंग एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें ज्यादा स्टडी करती है वो, कि कहाँ तूफान आने वाला है, क्लाउड कैसा है, रेनफॉल कहाँ ज्यादा कहाँ कम, कहाँ थंडर होने वाला है, कहाँ बिजली कड़कने वाली है, कहाँ लाइटनिंग होने वाला है। तो ये सारी चीजें मेटलर्जी क्या करती है, स्टडी इनका इंक्लूड करती है। डिपेंडिंग अपॉन द स्टडी ऑफ सच फैक्टर वेदर फोरकास्ट आर मेड, they are useful to common people, farmers, fisheries, aviation services, water transport and various other organizations। तो ये फोरकास्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि भाई फार्मर्स को पता होना चाहिए कि कल बारिश होने वाली नहीं होने वाली है, या फिर 2 महीने बाद का क्या वेदर होगा, तो उन्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो फार्मर्स को, फिशरीज जो होते हैं, जो फिश
तो फिशिंग करने जाते हैं, उन्हें नहीं पता होगा कि भाई कल का क्लाइमेट कैसा है, अगर बारिश ज्यादा हो गई, बाढ़ भी आ गई, तो वो लोग क्या करेंगे, उन लोग कैसे उस चीज को मैनेज करेंगे, तो उनको पता होना चाहिए। तो ऐसे वाटर ट्रांसपोर्ट वाले जो वाटर में ट्रैवल करने वाले हैं, जो वाटर से कुछ यहाँ से वहाँ सामान ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं, अगर उन्हें नहीं पता होगा कि वाटर करंट का लेवल कैसा है आज, वाटर करंट हाई है कि लो है, सी लेवल कैसा है आज, तो नहीं पता होगा तब क्या होगा। अब ऐसी बात है, तो उन्हें पूरा इफेक्ट करेगा, उनके नुकसान होगा, उनके सामान का नुकसान होगा, जान का नुकसान होगा, सब नुकसान हो सकता है। ठीक है। Institute at work. The World Meteorological Organization was established by the United Nations Organization on 23rd March 2015. This organization plays an important role in food security, water management, transportation, and communication. तो सबसे बड़ा जो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ बनाया गया, यूएनए में। ठीक है, मतलब यूनाइटेड नेशन में बनाया गया। ठीक है, यूएसए में बनाया गया। ऑर्गेनाइजेशन क्या देखता है, फूड सिक्योरिटी देखता है, वाटर मैनेजमेंट देखता है, ये सब चीजें देखता है। ठीक है, उसके बाद with the help of various engines on the internet, search for link giving information about the following institute, prepare a, ये आपके लिए है। ठीक है, आप इसको सर्च करो और आप इसके बारे में ये देखो क्या है, क्या मिलता है आपको। इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कैसा है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इंडिया में भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, क्योंकि इंडिया में भी हमें फोरकास्ट प्रॉपर मिलता रहता है। ठीक है। The India Meteorological Department was founded by the British in 1975 at Shimla. Its head office is in New Delhi and regional offices are at Guwahati, Mumbai, Kolkata, Chennai, Nagpur and New Delhi. Maps are prepared every day which indicate the daily prediction about the weather. Such maps are prepared and published twice in every 24 hours. In this institute, research goes on continuously on various aspects like instruments for the climatic reading, prediction about the climatic made using radar, prediction about the climatic related to seismology, prediction regarding rainfall by satellites, air pollution, etc. तो हमारा जो इंडिया का वेदर डिपार्टमेंट है वो मेन कहाँ पे है, ब्रिटिश ने बनाया था शिमला में। ठीक है, उसका हेड ऑफिस दिल्ली में है और रीजनल ऑफिस मतलब हर रीजन के हिसाब से ऑफिस अलग अलग जगह बनाया गया है, गुवाहाटी में, मुंबई में, कोलकाता, नागपुर में बनाया गया है। तो मैप बनाया जाता है, डेली का मैप बनाते हैं जिसमें इंडिकेट करते हैं कि डेली प्रेडिक्शन अबाउट द वेदर। ठीक है, सच मैप्स आर प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश्ड एट ट्वाइस इन 24 आवर्स। ठीक है, 2 बार उन लोग बना के पब्लिश करते हैं। ठीक है, अपना प्रेडिक्शन डालते हैं। तो ये इंस्टीट्यूट में किसके ऊपर रिसर्च होती है, रिसर्च गोज ऑन कंटिन्यूसली ऑन वेरियस एस्पेक्ट लाइक इंस्ट्रूमेंट्स, कौन से इंस्ट्रूमेंट से क्लाइमेटिक रीडिंग लेना है, प्रिडिक्शन करना किसके बारे में, अबाउट क्लाइमेट यूजिंग राडार, राडार से उन लोग प्रिडिक्शन करते हैं क्लाइमेट का, प्रिडिक्शन अबाउट द क्लाइमेट रिलेटेड टू सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी मतलब क्या, आपका जो अर्थ क्रस्ट में जो भी चीजें चल रही है उससे रिलेटेड प्रिडिक्शन भी करते हैं वो लोग, प्रिडिक्शन रिगार्डिंग रेनफॉल भी करते हैं बाय यूजिंग सैटेलाइट्स, और एयर पोल्यूशन सब वो लोग करके हमें 24 आवर्स में 2 बार हमें बताया करते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ओके, ये क्या हो गया। Okay. Next, the India Meteorological Department provide important information regarding weather and climatic condition to other department like aviation, shipping, agriculture, irrigation, marine oil exploration and production etc. तो ये जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो भी ये लोग प्रेडिक्शन करते हैं, सबसे पहले ये लोग अदर डिपार्टमेंट को बताना जरूरी समझते हैं। एविएशन मतलब जो भी रिलेटेड टू आपका एयर, मतलब जैसे स्पेस क्राफ्ट हो गया, स्पेस क्राफ्ट बोल रही हूँ, आपका एरोप्लेन वाला टाइप हो गया। ठीक है, हेलीकॉप्टर वाले जो होगा, जो एविएशन कर रहे हैं, जो हवा में चलने वाले, तो उनको बताना जरूरी है। शिपिंग कर रहे हैं, पानी में चल रहे हैं, जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जो इरिगेशन कर रहे हैं, मरीन वाले जो मरीन में ऑयल लेके जाने वाले हैं। ठीक है, तो उन लोगों को बताना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उन्हें उनकी जान को ज्यादा खतरा है, उनके यहाँ उनके जो भी चीजों को नुकसान है वहां पे ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अगर वहां पे कुछ भी गलत प्रेडिक्शन हुआ तो। Prediction regarding calamities like dust storm, sandstorm, heavy rainfall, hot and cold waves, tsunamis, etc. are communicated to various departments, all type of mass communication media and all citizens. For this purpose, India has launched several satellites equipped with high-class technology. Observatories at several locations are doing excellent work in the analysis of the information received from the satellites. ठीक है, तो बहुत सारी सैटेलाइट्स लगाई गई हैं और इस सैटेलाइट्स की मदद से इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम हर एक सेकंड लिया जाता है, और वो लेने के बाद उसको एनालाइज करके जो वहां लोग बैठे हैं उसको प्रेडिक्ट करते हैं और फोरकास्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा फील्ड भी है। ठीक है, और बहुत ज्यादा यूजफुल भी है। ठीक है, पूरे डिपार्टमेंट को मास कम्युनिकेशन किया जाता है, पूरे सिटीजन्स को डेली न्यूज पे मुझे पूरा मास मीडिया इंफॉर्मेशन दी जाती है पूरे क्लाइमेट के बारे में, तो इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, monsoon model and climate prediction. So, the tradition of forecasting of monsoon season in India is older than 100 years. After the famine of 1877, H.F. Banfield, the founder of IMD मतलब क्या, Indian Meteorological Department, had made such a prediction for the first time, taking the snowfall in the Himalayas as a parameter.
as a parameter for this prediction. In the decade of the 1930, the then director of IMD, Sir Gilbert Walker, has underlined the relationship between various worldwide climatic factors and Indian monsoon. And based on the available observation and previous recording related to this relationship, he put forth a hypothesis regarding the nature of the monsoon. With the initiative of the Dr. Vasantrao Gorvekar in the decade of 1990, the monsoon model based upon 16 worldwide climatic parameters are developed. This model is used from 1990 to 2002. 2002। तो देख रहे हो आप कि क्या हो रहा है कि ये ट्रेडिशनल जो फोरकास्टिंग का मॉनसून मॉडल जो हमारा इंडिया में बना है वो 100 साल पुराना है। ठीक है। तो इसका बना था 1877 के टाइम पे ब्लैनफोल्ड ने, जो फाउंडर था आईएमडी का, उसने बनाया। ठीक है। उसने ऐसा प्रेडिक्शन किया फर्स्ट टाइम कि उसने देखा स्नोफॉल हो रहा है कहाँ पे, हिमालय में। तो उसने एक पैरामीटर उसको बना लिया कि भाई हिमालय में क्या होता है, स्नोफॉल होता है, फॉर दिस प्रेडिक्शन। फिर उसके बाद नेक्स्ट डिकेड में 1930s में दूसरा डायरेक्टर बना, फाउंडर बना गिलबर्ट वॉकर ने। उसने क्या देखा, उसने रिलेशनशिप बताया किसके बारे में, बिटवीन वेरियस वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड द इंडियन मानसून। ठीक है। तो इंडियन का मानसून और अलग क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बीच में उसने रिलेशनशिप बताया। एंड बेस्ड ऑन द अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस एंड प्रीवियस रिकॉर्डिंग रिलेटेड टू दिस रिलेशनशिप, ही पुट फोर्थ अ हाइपोथेसिस रिगार्डिंग नेचर ऑफ द मानसून। उसने क्या किया, जो आज का उसने क्लाइमेटिक फैक्टर नोट डाउन किया, उसके बाद उसने पास्ट का प्रीवियस रिकॉर्ड्स देखा। उन सब ऑब्जर्वेशंस को देखने के बाद उसने एक हाइपोथेसिस बताया रिगार्डिंग द अपने इंडिया का मॉनसून के बारे में। ठीक है। विद द इनिशिएटिव ऑफ द डॉक्टर वसंतराव गोविल के ना डिकेड 1919 1930 के डायरेक्ट 1990s में एक मॉनसून मॉडल बनाया गया बेस्ड अपॉन द 16 वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक फैक्टर्स वाज डेवलप्ड। ठीक है। तो 16 फैक्टर्स के ऊपर लेके उस मॉनसून मॉडल को बनाया गया। ठीक है। और वो मॉडल हमारा 1990 से अभी 2002 तक उसी को हम लोग यूज करते आ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मैथमेटिकल मॉडल। ये डायनामिक मॉडल भी बनाया गया, बहुत सारे ऐसे मॉडल बनाए गए क्लाइमेट को स्टडी करने के लिए, फोरकास्ट करने के लिए। ठीक है। फोरकास्ट आर मेड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल मॉडल विच टेक इनटू अकाउंट एस्टिमेट्स ऑफ करंट वाटर, current weather, related events, and ongoing physical interaction between them. Data about current climatic parameters is mathematically analyzed with the help of Param supercomputer. Various mathematical models based upon daily geographic events are developed by the supercomputer technology. देख रहे हो आप, मैथमेटिकली भी हम इस चीज को फोरकास्ट कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि वो एस्टिमेट कर रहे हैं। ठीक है। एस्टिमेट करना मतलब ऑब्वियसली बात है, मैथ्स के पार्ट में जा रहे हैं हम लोग, स्टैटिस्टिकल पार्ट में जा रहे हैं। एस्टिमेट करना कि करंट का वेदर कैसा होगा। ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन बिटवीन देम कैसा होगा। डेटा निकालना कि करंट का पैरामीटर्स क्या क्या था पहले का, अभी का। ठीक है। फिर उसके बाद उसको एनालाइज करना और फिर उसको फोरकास्ट करना। ठीक है। तो ये सारी चीजें सारे इस चीज में आती है। होलिस्टिक मॉडल, इन दिस मॉडल प्रेडिक्शन आर बेस्ड अपॉन दोस पैरामीटर यूज्ड इन other model which have greatest effect on the monsoon. Nowadays, a prediction declared by IMD as the collective outcome of various models is called as holistic model. मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स को लेके जो एक मॉनसून को जो इफेक्ट कर रहा है, जो आज बना है, डिक्लेयर हुआ है, उस मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं, होलिस्टिक मॉडल। ठीक है। द स्टैटिस्टिकल मॉडल, इन दिस मॉडल current climatic observation in a region are compared with earlier parameters such as oceanic temperature, atmospheric pressure, and the nature of the monsoon rainfall of several years. This data is comparatively analyzed by the statistical method and predictions are made about the monsoon of present condition. ठीक है। तो ये स्टैटिस्टिकल मॉडल कैसा हो जाता है कि इसमें पहले का जो भी करंट का क्लाइमेटिक कंडीशन देखा गया, उसके बाद उसके पहले का जो पैरामीटर्स था उसको लेके हमने क्या करना है, डेटा कलेक्ट किया, उसको कंपेयर किया। ठीक है। कंपेयर करने के बाद जो भी एनालिसिस हुआ स्टैटिस्टिकली मेथड से, उसको देख के उसका प्रेडिक्शन करना, उसको स्टैटिस्टिकल मॉडल कहा जाता है। Presently, new models are being developed at the IITM. Work is in progress at two levels, namely designing a new model, developing new technology. The main focus is on development of radar system and satellite technology. ठीक है। तो ऐसे अभी प्रेजेंटली बहुत सारे मॉडल और भी बनाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो दो बन गया तो बस हो गया, नहीं। कंटिन्यू वर्क चालू है। ठीक है। और नया नया बनता जाएगा, भी आगे भी बनता रहेगा। ठीक है। ताकि हमें नया इंफॉर्मेशन, नया टेक्नोलॉजी का पता चलता रहे। ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर एनी मेट्रोलॉजिकल मॉडल डिपेंड्स अपॉन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पैरामीटर्स यूज्ड इन दैट मॉडल एंड रिजल्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट। ठीक है। तो कोई भी मेट्रोलॉजिकल मॉडल है वो डिपेंड किस पे करता है कि वो पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन कैसा है। पैरामीटर्स मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे कि आपका क्लाइमेटिक कंडीशन डिपेंड किस किस पे कर रहा है, जैसे टेम्परेचर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, फिर उसके बाद आपका वेदर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया। तो ये सब पैरामीटर्स बोलते हैं इनको। ठीक है। तो यूज इन दैट मॉडर्न रिजल्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट, तो इनसे रिजल्ट क्या मिल रहा है। ठीक है।
तो ये डिपेंड करता है अलग मॉडल टू मॉडल. However, as interrelationship with reference to the ocean and atmosphere are never constant, meteorological models need to be changed continually. ठीक है, तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को ऑब्वियस सी बात है मॉडल बार बार चेंज करना है, क्योंकि हमेशा सेम तो नहीं रहेगा ना. जैसे साल पहले सी का करंट ऐसा था, तो थोड़ी थोड़ी आज ही वैसा ही हो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं. ठीक है, तो इस वजह से हमारे जो मॉडल है उसको भी चेंज होना पड़ेगा. ठीक है, तो इसीलिए जो चलता आ रहा है, जो अलग अलग मॉडल बने, तो ये रीजन ही उसका ये है कि क्योंकि हमें उस हिसाब से उसको चेंज करना पड़ रहा है. क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जो 100 साल पुराना टेम्परेचर था आज वो टेम्परेचर नहीं है, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ चुका है, इतने सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, उस चीज को चेंज करना पड़ रहा है. हमारा वेदर डे टू डे चेंज होता जा रहा है. ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर एनवायरमेंट मैनेजमेंट. वेदर और क्लाइमेट और मेट्रोलॉजी का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा. कुछ डाउट होगा तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा. आई विल रियली प्लेजर आई विल इट विल बी प्लेजर टू आंसर योर क्वेश्चंस, बिकॉज कि मुझे लगता है मैंने ऑलमोस्ट पार्ट सब कवर कर ही लिया है. ठीक है, चैप्टर में इतना कुछ है नहीं. ठीक है, ज्यादा मतलब आपको एनवायरमेंट रिलेटेड ही है, तो आपको उसको ध्यान में रखना है, समझना है. ठीक है, याद करना है, याद करना ही पड़ेगा आंसर्स. ठीक है, अब ये मैनेजमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग को, कितना फर्क है इसके और इसके बीच में. तो बहुत चीजें हैं जो हमें देखनी पड़ेगी, हमारे डे टू डे लाइफ की चीजें हैं, इसीलिए. ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. ठीक है.